नमस्कार, हिमाचल खबरनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। बढ़ते कोविड मामलों के बीच सरकार ने स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा फिलहाल की स्थगित। अंतिम संस्कार में भी शामिल हो पाएंगे केवल 50 लोग। भाजपा द्वारा 41वें स्थापना दिवस पर किया गया कार्यक्रमों का आयोजन। शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी की शिरकत। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने शिक्षा निदेशालय के बाहर बोला हल्ला। आगामी नगर निगम चुनावों में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने किया पार्टी की जीत का दावा। प्रदेश सरकार पर भाजपा को जिताने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के लगाए आरोप। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने कई नए फैसले लिए हैं। राज्य सरकार ने 15 अप्रैल 2021 को हिमाचल दिवस के अवसर पर शुरू होने वाली स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया है। राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित की गई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में यह रथ यात्रा आयोजित करने का निर्णय स्थिति सामान्य होने के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले आदेशों तक इंडोर शादी समारोह में 50 लोगों और अधिकतम 200 आउटडोर में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा केवल 50 व्यक्तियों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार ने हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल 2021 को आरंभ होने वाली स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह रथ यात्रा प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित किए जाने समारोहों के उपलक्ष्य में आयोजित की जानी है। यह निर्णय राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के आयोजन पर स्थिति सामान्य होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह अगले निर्देशों तक विवाह समारोह में लोगों की संख्या नियंत्रित करने के लिए इंडोर 50 और आउटडोर अधिकतम 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में कोविड-19 के टीकाकरण और जांच को अभियान मोड पर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों से संपर्क कर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए सलाह दी जा सके। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों पर लोगों की स्क्रीनिंग पर विशेष बल दिया जा रहा है। एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय तो हमने ये लिया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड के संदर्भ में हमने स्वर्ण जयंती यात्रा की शुरुआत करने के लिए तय किया था कि 15 अप्रैल जिस दिन हिमाचल दिवस है उस दिन हम शुरू करेंगे। वो निर्णय फिलहाल हमने स्थगित किया क्योंकि कोविड के मामलों में लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी इन दिनों में हुई है। दूसरा निर्णय, शादियों का सीज़न आ रहा है तो इसलिए समय रहते ही हम, क्योंकि 12 तारीख से नवरात्रे हैं, उस दृष्टि से एक निर्णय ये भी लिया कि शादियां होंगी लेकिन उसमें शादियों में 50 की संख्या के साथ उसको निर्धारित किया है इंडोर के लिए, और 200 जो है वो बाहर जो है वो जो ओपन में सभा जहाँ मतलब जहाँ खुला है ग्राउंड उसमें, तो इसको भी किया है। प्रमुख रूप से तो ये 2 निर्णय लिए हैं। इसके अतिरिक्त कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया। परसों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है, तो उसमें उनकी बात को भी सुनेंगे। उसके बाद आगामी निर्णय भी लेंगे। 1-2 दिन असेसमेंट के लिए हमारे पास और भी वक्त हो जाएगा। फ्यूनरल में हमने वो 50 की संख्या निर्धारित की, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। तीसरे उसके बाद फिर जो हमारे धार्मिक इसमें जो है
पूजा के लिए मंदिर खुले रहेंगे, लेकिन वो आयोजन नहीं होंगे जो विशेष तौर से वहाँ पर लंगर लगता है, हवन होते हैं, कीर्तन होते हैं, उसमें थोड़ा सा रोक लगे। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में भी स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय यह सोचा नहीं जा सकता था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर देश का प्रतिनिधित्व करेगी। आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है व दूसरे राज्यों में भी बीजेपी की सरकारें सत्तासीन हैं। भाजपा मुख्यालय दीप कमल में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के समापन के उपरांत मीडिया से मुखातिब प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार स्थिति का लगातार जायजा ले रही है। फिलहाल पर्यटकों को प्रदेश में आने से नहीं रोका जाएगा। प्रयास रहेगा कि अर्थव्यवस्था भी चलती रहे व किसी को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नगर निगम चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रचार के दौरान उन्हें जनता का अपार समर्थन मिला है। चारों निगमों में उन्हें जीत हासिल होगी। अनिल शर्मा की बयानबाजी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे किसके लिए प्रचार कर रहे हैं ये समझ से परे है। पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की व उन्हें मंत्री पद से हटाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आज के दिन हुई थी और उस वक्त ये सोच करके कि एक वक्त हम इस देश में शासन करने की जो हमारी कल्पना है उसमें भी हम अपने सपने को साकार करेंगे। केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक दूसरे प्रदेश में जो है वो सफलतापूर्वक विस्तार करने में भी सफल हो रही है और उसके साथ इस देश के लोगों की सेवा करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों के माध्यम से जो सेवा का संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए उस दृष्टि से उसमें भी हम सफल हुए हैं। देखिए, कोविड के मामले पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इन तमाम सारी बातों पर हम नज़र रखे हुए हैं। फिर भी हमारी अब की बार ये कोशिश है कि प्रदेश की इकोनॉमी भी प्रभावित ना हो, विकास कार्य भी प्रभावित ना हो, जनमानस का जीवन भी कठिन ना हो। लेकिन टूरिस्ट को अभी फिलहाल हम बंद करने की दिशा में आगे बढ़ें वो भी उचित नहीं है। वो भी एक इकोनॉमी को हमारी जो है वो ताकत देता है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण हमारा ये विषय है कि हमने प्राइवेट जो जितने भी हमारे होटलियर्स हैं और टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनके लिए जो SOP की है उसको हमने कहा कि उसको सख्ती के साथ उसका पालन हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा। मैं उनके बारे में कुछ कहने नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए ये व्यर्थ की बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं कि कल वो प्रचार के लिए बाजार में निकले हुए थे, किसके लिए वोट मांग रहे थे कि बाजार वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था। विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और वो प्रचार किसके लिए कर रहे थे, सोच समझ के वोट देना, सोच समझ के वोट देना, ऐसा कह रहे थे कुछ वैसे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे थे। वो पार्टी ने कार्रवाई उनके खिलाफ कर दी है। मंत्रिमंडल में थे, आज वो मंत्रिमंडल में नहीं है, तो इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ कहने नहीं चाह रहा हूँ। 7 अप्रैल को प्रदेश में 4 नगर निगमों में मतदान होगा। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर इन चुनावों में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में प्रेस वार्ता कर कहा कि जनता बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को जान चुकी है और नगर निगम के चुनावों में जनता भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। राठौर ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस को लोगों का पूरा समर्थन मिला है और चारों निगमों में कांग्रेस की ही जीत होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता ने उत्साह के साथ प्रचार किया है। मुख्यमंत्री ने चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। सरकारी हेलीकॉप्टर का प्रचार में प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई भाजपा से कम सरकार से ज्यादा है। पूरी सरकार चुनाव मैदान में उतर गई थी। सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को बीजेपी के पक्ष में चुनाव को प्रभावित करने को कहा गया। इससे स्पष्ट है कि विकास का कुछ भी काम नहीं हुआ है।
चुनाव जीतने के लिए भाजपा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। वहीं कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, यूके के स्ट्रेन से दिक्कतें बढ़ गई हैं। सरकार को सजग रहने की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था कायम रखनी चाहिए जिससे आम लोगों को दिक्कत ना हो और संक्रमण से भी बच सकें। मैंने ये देखा कि जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह के साथ चुनाव प्रचार में निकला और जनता का जो सहयोग हमें मिला वो निश्चित तौर पे इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इन 4 नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी की विजय होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, बार बार चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग करते रहे। हमने चुनाव आयोग के संज्ञान में भी ये तमाम बातें लाई, लेकिन वहाँ से कोई भी पुख्ता आदेश नहीं हुए। हमारी जो ये लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से कम, सरकार से ज़्यादा थी। जिस तरह से इनके तमाम मंत्री, विधायक पूरे प्रदेश में, प्रदेश से जो इनके कार्यकर्ता इन 4 क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में डटे थे, बहुत सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत थी, लेकिन हमने इनका मुकाबला किया। हमारी जो नुक्कड़ सभाएं रहीं, इनसे बेहतर रही। हम धर्मशाला की बात करें, पालमपुर की बात करें या मंडी की बात करें, जहां हमने रोड शो निकाला, हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित हुए। हमारा मुकाबला सत्ता के साथ है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, इनके जो मंत्री वार्ड में ड्यूटी कर रहे में लगे थे, बुलाकर निर्देश दिए गए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करें। और कई जगह पे हमने देखा भी कि जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं, वो लोग चुनाव को प्रभावित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के चलते शिमला भाजपा मंडल द्वारा भी मिडल बाजार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा दिए गए संदेश को भी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सुना गया। पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से मुखातिब शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ऐसा केवल भाजपा में ही संभव है कि साधारण सा कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है और मुख्यमंत्री भी बन सकता है। यह खूबियां भाजपा को पार्टी विद डिफरेंस का दर्जा दिलाती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो कहा वो किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से भाजपा का जन्म हुआ था और 1980 में बोया गया बीज आज एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी पहली बार देश में बहुमत में आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है। अब ये हमारा काम है कि सभी लोग नियम के अनुसार वैक्सीन लगाएं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के दौरान जैसा सेवा भाव दिखाया, वही काम अब वैक्सीन अभियान के रूप में करना है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में हुई। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ।
लेकिन ये विचारधारा उससे पहले भी हिंदुस्तान में चलती रही है। इसका पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठन भारतीय जनसंघ था, लेकिन देश में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी 1975 में, प्रेस की आज़ादी समाप्त कर दी गई थी, हमारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे, पूरे देश को एक जेल में परिवर्तित कर दिया गया था और सभी बड़े नेताओं के साथ सामान्य कार्यकर्ता तक जो हैं वो जेलों के शीशों के पीछे बंद कर दिए गए थे और सभी लोकतांत्रिक विचारों में भाग लेने वाले जो संगठन थे उन्होंने देश में एक व्यापक सत्याग्रह किया। देश में इमरजेंसी समाप्त हुई, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनसंघ ने अपना अस्तित्व भी जो है वो समाप्त कर दिया और जनता पार्टी उस समय की लोकतंत्र की आवश्यकता के अनुसार जो बनाई जानी थी उसमें भारतीय जनसंघ को भी सम्मिलित कर दिया, जिसका उल्लेख आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में किया है। लेकिन वो जनता पार्टी भी, उसमें भी बहुत सारे जो है स्वार्थी तत्व जो है वो इकट्ठे थे। उन्हें लगा कि ये भारतीय जनसंघ, ये राष्ट्रवादी विचारों में जो है विश्वास रखने वाली पार्टी, ये कहीं सभी स्वार्थी तत्वों को जो है आत्मसात न कर जाए, इसलिए उन्होंने भारतीय जनसंघ और उससे संबंध रखने वाले लोगों के खिलाफ जो है वो एक कैंपेन शुरू की। उसमें भारतीय जनसंघ और उस विचारधारा में जो विश्वास रखने वाले लोग थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो है वो गठन किया और इस स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी का जो हमने उद्बोधन सुना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन सुना है, उससे सभी कार्यकर्ता जो हैं वो और ज्यादा जो है वो ताकत के साथ, निष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा में जो है वो इस देश के जो सबसे अंतिम सीढ़ी पर है विकास की बैठा हुआ, उसके कल्याण के लिए देश को जो है वो आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, देश को सर्वोच्च स्तर पर ले जाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए और देश को जो है वो परम वैभव की स्थिति तक पहुंचाने के लिए अनवरत कार्यशील रहेगा। इस बात की प्रेरणा के लिए आज ये कार्यक्रम जो हर घर में सुना जा रहा है, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हर घर में जो है प्रत्येक व्यक्ति सुन रहा है। कई निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय के बाहर हल्ला बोला। मंच ने सरकार पर निजी स्कूलों की मनमानी रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है। आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण निजी स्कूल अब खुलकर मनमानी करने पर उतर आए हैं। स्कूलों ने कंप्यूटर फीस दोगुना कर दी है। वहीं जो अभिभावक फीस वृद्धि का विरोध कर रहे हैं, उनके बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ निजी स्कूल फीस बढ़ाने पर भी अपने स्टाफ को पूरा वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं। मंच ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो मंच सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा। शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन के उपरांत मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्ष 2014 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निजी स्कूलों की फीस के संचालन के संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देशों व मार्च 2020 के शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों का निजी स्कूल खुला उल्लंघन कर रहे हैं। वह इसको तय करने में अभिभावकों की आम सभा की भूमिका को दरकिनार कर रहे हैं। निजी स्कूल अभी भी एनुअल चार्जेस की वसूली करके एडमिशन फीस को पिछले दरवाजे से वसूल रहे हैं। वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्ष 2016 के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने सभी तरह के चार्जेस की वसूली पर रोक लगाई थी। कोरोना काल में जब प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों को 15 अप्रैल तक बंद कर दिया है, तब ऐसे में निजी स्कूल अभिभावकों को मैसेज भेजकर तुरंत फीस जमा करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। कुछ स्कूलों ने फीस जमा करवाने के लिए 1 सप्ताह का समय भी नहीं दिया। यह जानबूझकर किया गया है ताकि अभिभावक दबाव में आ जाएं व निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित मनमानी फीस को जमा करवाने के लिए मजबूर हो जाएं। उन्होंने प्रदेश सरकार से एक बार पुनः मांग की है कि वह निजी स्कूलों में फीस, पाठ्यक्रम व प्रवेश प्रक्रिया को
संचालित करने के लिए तुरंत कानून बनाए व रेगुलेटरी कमीशन का भी गठन करें। आप सभी को मालूम है कि विधान सभा सत्र के दौरान 5 मार्च को हमने एक प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री से जब मिले थे तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि निजी स्कूलों के संचालन के संदर्भ में कानून लाएंगे, रेगुलेटरी कमीशन जो है उसको स्थापित करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें फिर अपनी ही बात से यू टर्न ले लिया और आज हम ये देख रहे हैं कि जब नया सत्र चला शिमला जैसी जगह में और दूसरी जगह में भी, तो निजी स्कूलों की मनमानी एक बार पुनः जो है शुरू हो गई और भारी पैमाने पर जो फीस वृद्धि जो निजी स्कूलों ने शुरू कर दी। आप ये देख रहे हैं कि अभी जो फीस बच्चों से ली जा रही है, हालांकि कोरोना काल चल रहा है, शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मैसेजेस आ रहे हैं पेरेंट्स को, उसमें अपने आप ही निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस में 15 से लेकर 65% तक की वृद्धि कर दी है, कंप्यूटर फीस में 100% की वृद्धि कर दी है। ये अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब MHRD की गाइडलाइंस 2014 की और प्रदेश सरकार की 12 मार्च 2020 और उसके बाद कोरोना के समय में फिर एक और बार प्रदेश सरकार ने ये अधिसूचना जारी की थी कि कोई भी फीस बढ़ोतरी जो पेरेंट्स हैं उसकी आम सभा के बगैर नहीं की जाएगी, उसकी इजाज़त लिए बगैर। लेकिन कोई आम सभा नहीं हुई और इसके बावजूद ये फीस बढ़ोतरी की गई है, जिस पर सरकार खामोश है, जिस पर विभाग खामोश है। जो शिक्षक हैं और जो कर्मचारी हैं उन पर भी गाज गिरी है। बहुत सारे स्कूलों में जो शिक्षक और कर्मचारी हैं उनको कोरोना का वेतन नहीं दिया। आपको याद होगा 27 मई 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी सरकार ने और ये कहा था उस अधिसूचना में, उसी अधिसूचना को दोबारा से 10 नवंबर को सरकार ने दोबारा से निकाला था और उसमें ये साफ किया था कि किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का वेतन काटा नहीं जाएगा कोरोना में। तो IB स्कूल के अंदर भी आपने देखा, दूसरे स्कूलों में भी देखा किस तरीके से जो है कर्मचारियों अध्यापकों को वेतन नहीं दिया गया। पूरी कमीशन खोरी का एक धंधा, जिसमें से एक बड़ी कमीशन जो है निजी स्कूलों को जा रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जो आज का ये प्रदर्शन हमने किया और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जिस तरीके से सरकार जो है बिल्कुल खामोश हो गई है, इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और जिससे जो निजी स्कूलों को खुला हाथ मिल रहा है इस मनमानी और लूट को करने का, निश्चित तौर से इसमें एक अच्छा संदेश जो पूरे प्रदेश के अंदर नहीं जा रहा है और सरकार को तुरंत जो है आगे आकर कानून और रेगुलेटरी कमीशन स्थापित करना चाहिए। शिमला शहर में नगर निगम की संपत्ति के अधीन सैकड़ों दुकानें हैं और निगम इन दुकानों के किराए को बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिसको लेकर नगर निगम शिमला महापौर सत्या कौंडल ने शिमला व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और किराए को लेकर चर्चा की। महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि व्यापार मंडल के साथ लंबी चर्चा हुई है और इस बात पर विचार विमर्श किया गया कि किराया इतना ही बढ़ाया जाए जिससे निगम की आय में भी वृद्धि हो और व्यापारियों पर भी आर्थिक बोझ ना पड़े। महीने पहले जो है हाउस में मामला उठाया गया था, तो इसमें कुछ रेट ज़्यादा लगे गए थे, तो इसके बारे में तो सब व्यापार मंडल का कहना था कि इसको एक बार रिवाइज किया जाए और हमारे साथ बैठक की जाए। तो आज हमने जो भी व्यापार मंडल के जो लोग थे और हमारे आयुक्त आशीष कोहली जी थे और लॉ कमिश्नर थे, तो हम सब ने इनके साथ एक बैठक रखी थी। तो हम जल्दी से जल्दी इसका निर्णय करेंगे, ना ही इन लोगों को अधिक बोझ पड़े और ना ही सौंपी नगर निगम की आय भी हो और इन लोगों को ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़े। इस तरह के जो हम इसमें ले रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, विभाग के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। अरुण डेवलपमेंट मंत्री जी के यही आदेश है, आज भी उन्होंने ये आदेश दिया कि किराया इस तरह से फिक्स करो, ना ही तो व्यापारियों को इसका भार पड़े और ना ही नगर निगम को इसका लॉस हो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शिमला शहर में विभिन्न विकासात्मक कार्य प्रगति पर हैं। इसी के तहत निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 15 के मिडल बाजार में जहां नालियों की मुरम्मत की जा रही है, वहीं रास्तों पर भी टाइलें लगाई जा रही हैं। स्थानीय पार्षद इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पूरे वार्ड में करीबन 35 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों को गति दी जा रही है। स्मार्ट सिटी में आने के बाद शिमला शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। प्रत्येक वार्ड में विकास कार्य प्रगति पर हैं। इसी के चलते निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 15 के तहत मिडल बाजार में जहां नालियों की मुरम्मत का कार्य किया जा रहा है, वहीं जगह जगह पर टाइलें भी लगाई जा रही है ताकि शहर की सुंदरता को और अधिक बढ़ाया जा सके। स्थानीय वार्ड पार्षद इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पूरे वार्ड में कई विकास कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में करीबन 35 लाख के 3 टेंडरों के अंतर्गत विकास कार्य किए जा रहे हैं। लगभग 35 लाख के आसपास के जो काम यहाँ पे शुरू हुए हैं। यहाँ पे जो भी हमारे नाले हैं, नालियाँ हैं, उनकी रिपेयर की जा रही, क्योंकि काफी पुराने समय से बना हुआ है और यहाँ तक शिव मंदिर से लेकर अपना
प्लाजा तक जितना भी हमारा ये रोड है ये भी अच्छे टाइल्स के साथ बनाया जा रहा है ताकि ये बिल्कुल बीचों बीच है, ताकि काफी सुंदर दिखाई दे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में सदर थाना नगरोटा बगवां के तहत रीन पंचायत में मंगलवार सुबह एक कार में युवक की अधजली लाश मिली है। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान पंकज चौधरी निवासी टिकावनी योल के रूप में हुई है। जब स्थानीय लोगों ने कार में युवक के अधजले शव को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचित किया। परिजन युवक की हत्या की आशंका जता रहे हैं। उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट व फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो पाएगा। नगरोटा थाना के अंतर्गत ऋण स्थान पर गाड़ी में मिली अधजली लाश की पहचान टीकावनी योल के युवक 27 वर्षीय पंकज चौधरी के तौर पर हुई है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर बताया जा रहा है और शव भी टैक्सी से ही बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक युवक सवारी लेकर गया था। ज्योल रोड पर उसकी कार सुबह लोगों ने देखी और पुलिस को सूचित किया। थाना प्रभारी नगरोटा बगवां श्यामलाल शर्मा मौके पर पहुंचे। वहीं घटना की सूचना पाकर खुद डीएसपी सुनील राणा भी मौके पर पहुंचे। डीएसपी सुनील राणा की माने तो संदिग्ध हालत में मिले शव को देखने पर मालूम पड़ रहा है कि किसी ने जलाकर हत्या की हो। बावजूद इसके अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हकीकत सामने आ पाएगी। सुबह हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि एक गाड़ी संदिग्ध हालत में जो है यहाँ पे लगी हुई है, जिस पे पुलिस मौका पे आई और जब गाड़ी को आइडेंटिफाई किया तो योल से लड़का है पंकज, उसकी गाड़ी है, वही ड्राइव करता था। तो जो इनके रिलेटिव हैं उन्होंने जब दूसरी चाबी से गाड़ी को खोला, गाड़ी पूरी तरह से लॉक थी, तो उसके अंदर जो है पंकज की डेड बॉडी जो है ड्राइविंग सीट पे पड़ी हुई थी और गाड़ी भी काफ़ी जगह से जो जली हुई थी। तो बॉडी को हमने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया है और फोरेंसिक टीम ने भी विजिट किया है। अब जैसे भी फैक्ट्स आगे आएंगे एज पर लॉ जो है कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर समीरपुर के समीप झनिक्कर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी ज्वाइन करने के लिए उनका स्वागत किया। धूमल ने कहा कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं वह इस महान दिन के गवाह भी बन रहे हैं। धूमल ने कहा कि भाजपा पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में एक समान विकास हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी एकजुट होकर पार्टी को और मजबूत करने के लिए काम करें ताकि भविष्य में इसके बेहतर परिणाम आ सके। अटल जी ने कहा था अपने संबोधन में, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और कमल खिला दिया आप लोगों ने। 16 साल की जब पार्टी 1996 में हुई तो पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। चाहे 13 दिन के लिए थे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन गई पार्लियामेंट में और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए थे। उसके बाद 13 महीने के लिए बने, फिर 13 साल के सोचते थे, लेकिन 5 साल के लिए फिर बने। 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी हमारी पार्टी से प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार नरेंद्र मोदी बन गए। 41 साल की पार्टी में 5 बार देश को प्रधानमंत्री आपने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण, नेताओं के मार्गदर्शन के कारण आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी है। कुल्लू पुलिस नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रही है और उन पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। नशे के खिलाफ इस मुहिम में कुल्लू पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में बरामद किए गए चरस, गांजा व अन्य नशीले पदार्थों को पुलिस लाइन बाशिंग में चलाकर नष्ट किया गया। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान के तहत 97.311 किलोग्राम चरस सहित अन्य नशीले पदार्थों का मानक संचालन प्रक्रिया और नियमों का विस्तार करते हुए नष्ट किया गया है।
कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ बाशिंग में नारकोटिक्स ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 97.311 किलोग्राम चरस और 294 किलोग्राम गांजा को जलाकर नष्ट कर दिया गया। इस दौरान एसपी कुल्लू गौरव सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। कुल्लू पुलिस ने 53 मामलों में नशीले पदार्थ बरामद किए थे। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि इनमें कई मामले अदालत में विचाराधीन हैं, वहीं कुछ मामलों का निपटारा हो चुका है। अदालती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इन पदार्थों को जलाया गया है। गौर रहे कि साल 2020 से लेकर अब तक कुल्लू पुलिस ने 353 मामलों में 584 किलोग्राम चरस, 388 किलोग्राम डोडे, 208 ग्राम हेरोइन, 303 किलोग्राम गांजा जलाकर नष्ट किया है। वहीं आगामी दिनों में भी पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। आज पुलिस लाइन बाशिंग में नारकोटिक्स ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी ने 2016, 2020 और 21 में जो एनडीपीएस के केसेस पंजीकृत हुए थे, उनमें जो अंडर ट्रायल केसेस और प्री ट्रायल केसेस में 53 केसेस को स्क्रूटनाइज किया। इन सभी केसेस में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक डिस्पोजल की प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट किया गया था। इनमें 97.311 केजी चरस और 294.20 केजी गांजा आज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक डिस्पोज ऑफ किया गया है। जनवरी 2020 से लेकर अब तक कुल 353 एनडीपीएस के केसेस जो कुल्लू जिला के विभिन्न थानों में दर्ज थे, जिनमें अंडर ट्रायल केसेस भी थे, प्री ट्रायल केसेस भी थे और डिसाइडेड केसेस भी थे। इन सभी केसेस में 548 किलो से ज़्यादा चरस, 208 ग्राम हेरोइन, 389 किलो पॉपी हस्क और अफीम की डोडे, 303 किलोग्राम गांजा और कैनबिस और पॉपी के जो प्लांट्स जो कई सारे केसेस में सीज किए गए थे, उन सभी को जलाकर नष्ट किया गया है। पांवटा साहिब में एक निजी कंपनी द्वारा बिना नोटिस दिए कामगारों को नौकरी से निकाले जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर कामगारों ने जिला श्रम एवं रोजगार अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। आरोप है कि कंपनी द्वारा बिना नोटिस दिए 38 कामगारों को एक साथ निकाल दिया गया। कामगारों का कहना है कि वह पिछले कई सालों से इस कंपनी में काम कर रहे थे और अब कंपनी द्वारा जिस तरह से उन्हें अचानक निकाल दिया गया है, ऐसे में वह बेरोजगार हो गए हैं और उन्हें रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। आरोप यह भी है कि कामगारों का कंपनी पर लाखों रुपए बकाया है, जिसका लेन देन कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा है। पांवटा साहिब में एक निजी कंपनी द्वारा बिना नोटिस दिए कामगारों को नौकरी से निकाले जाने के मामले को लेकर कामगारों ने जिला श्रम एवं रोजगार अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। जिला श्रम अधिकारी सीएम शर्मा ने कहा कि पांवटा साहिब क्षेत्र की एक निजी कंपनी में कार्यरत कामगारों द्वारा उन्हें एक शिकायत पत्र दिया गया है, जिसमें कामगारों ने अपनी फुल एंड फाइनल पेमेंट दिलवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही कंपनी और कामगारों के बीच एक मीटिंग स्थापित की जाएगी ताकि कामगारों को उनका हक मिल सके। पांवटा में एक बीई फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड गोंदपुर में एक कंपनी है। वहाँ पे कंपनी वालों ने एक जो मतलब सिक्योरिटी थी वो ठेके पर थी, उसका उन्होंने टेंडर ख़त्म कर दिया है और आज उन कामगारों ने यहाँ पे फुल फाइनल हेतु एक मांग पत्र इस कार्यालय को दिया और इस विषय में मेरे द्वारा कंपनी निदेशक को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और अनुरोध किया गया कि उनका फुल फाइनल अतिशीघ्र कर दिया जाए। कामगारों का कहना है कि इस कंपनी द्वारा श्रम कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कंपनी में हिमाचलियों को 70% रोजगार देने के दावे भी हवा हवाई हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कामगारों की शिकायत पर श्रम एवं रोजगार विभाग क्या कार्यवाही अमल में लाता है। हमारे को कंपनी ने 31 मार्च को पूरी सिक्योरिटी हमारी थी, डीएस, प्रोटेक्शन और चेकमेट, दोनों सर्विस सिक्योरिटी थी जो दोनों को गेट से बाहर कर दिया विदाउट नोटिस, जिससे कि हम गरीब सफ़र कर रहे हैं। ऊपर से सरकार के आदेश हैं कि हिमाचलियों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसमें कि 80 से 90% हिमाचलियों को रखा जाएगा। तो कंपनी ने हमारे साथ बड़ा विश्वासघात किया हुआ है। हम सभी कर्मचारी जो थे इतने गरीब घर से थे, दिहाड़ी मजदूरी वाले थे। हमने इस कंपनी का कोरोना काल में भी पुलिस वालों के डंडे खा के भी नौकरी की, इसकी सुरक्षा की कंपनी की, और आज जब हमारे को निकाला गया तो बगैर
नोटिफिकेशन के और बगैर बताए हमारे को गेट से बाहर निकाल दिया गया है। हमारा सरकार से भी अनुरोध है कि ये इस कंपनी से हमारा पूरा जो भी हिसाब किताब बैठता है। कई एम्प्लॉइज़ तो ऐसे हैं जिनको 15-15 साल इस सर्विस में फैक्ट्री में काम करते हुए हो गए हैं और 50 की एज में 40 से ऊपर की एज में लोग जा चुके हैं, 50 की एज में जा चुके हैं, जिनको आज बेरोज़गार किया गया। वो कहाँ जाएंगे, अब कैसे अपने बच्चे पालेंगे? जो रोज़गार था इन्होंने ख़त्म कर दिया है और 80% जो हिमाचली हम रखे हुए थे वो बाहर निकाल दिए हैं कंपनी के पास। कंपनी का जो भी है इसकी इंक्वायरी की जाए, कितने हिमाचली इसमें हैं आज की डेट में। सरकार बोलती है एक ऊपर से वही हिमाचलियों को रोज़गार दिया जाएगा, 80% दिया जाएगा, तो 80% तो कहाँ, 80% तो हमारे 90% तो हम बाहर निकाल दिए यहाँ से, जिसमें गनमैन, गार्ड, सुपरवाइज़र, एसओ सबको बेरोज़गार कर दिया गया है। हमने पूरी ईमानदारी से इस कंपनी का काम किया हुआ है। हमारा जो भी हिसाब किताब है, या तो हमारे को हिसाब किताब भी दिया जाए और पिछला हमारे को हिसाब किताब दिया जाए और दूसरी सिक्योरिटी वहाँ अंदर डाल दिया इन्होंने। अगर हमारे को भी उसमें रखा जाए पर पिछला हमारा फुल एंड फाइनल दिया जाए, जिसमें कि हम लोगों ने 12 घंटे की ड्यूटी की और 8 घंटे की इन्होंने सैलरी हमारे को दी है। 4 घंटे का ओटी किसी का 3 साल का है, किसी का 5 साल का है, किसी का 4 साल का है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सभी विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो गई है। राजधानी शिमला के राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार सूद ने बताया कि स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों के साथ विद्यालय में आकर बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते स्कूल बंद होने की वजह से फिलहाल विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह विद्यालय आ सकता है। बताना चाहूँगा, अभी तो हमने ऑफलाइन रखा है क्योंकि इसमें फ़ी वगैरह जो छोटे फंड्स लिए जाते हैं, तो उसके लिए प्रयास किया है कि अभिभावकों से अनुरोध कर रहे हैं। ऐसे तो ऑनलाइन भी व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को ताकि शिक्षा मिलती रहे उसके लिए जोड़ दिया जा रहा है, लेकिन फीस का जो है फंड जो है वो ऑफलाइन ही डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे क्योंकि, लेकिन प्रवेश जो है जारी है। ऑनलाइन भी अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जा रहा है ताकि वो अपनी शिक्षा जो है प्रारंभ कर सके। अभी विद्यालय बंद है 15 तारीख तक, अब तक जो है ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ कर दी गई है और हमारे विद्यालय के अंदर वर्चुअल क्लासरूम भी बन चुका है। इवन न केवल हमारी छात्र हैं बल्कि दूर दराज के स्कूल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी उस क्लासरूम से बेहतर सुविधाएं देने के लिए विभाग का एक प्रयास है, वर्चुअल क्लासरूम बना दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से जिला चंबा में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। अभी हाल ही में चंबा जिला के डलहौजी क्षेत्र के एक निजी स्कूल में एक साथ 158 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें शिक्षक, छात्र और कर्मचारी शामिल थे। कोरोना के बढ़ते फैलाव से अब जिला प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा जगह जगह पर लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा भी लोगों को कोविड नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। चंबा जिला में कोविड-19 के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। जगह जगह पर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा भी लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। चंबा पुलिस की टीम ने शहर की सभी दुकानों में जाकर दुकानदारों से कोविड-19 नियमों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया है कि अपनी दुकान पर नो मास्क नो सर्विस का साइन बोर्ड लगवाएं और खुद भी मास्क पहने और जो उनकी दुकान पर सामान खरीदने के लिए आते हैं उन्हें भी मास्क लगाने के लिए कहें, ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने हर दुकानदार को अपनी दुकान पर सैनिटाइजर रखने के लिए भी कहा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की पालना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। पुलिस थाना इंचार्ज विक्रम ने बताया कि चंबा में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वह चिंता का विषय बना हुआ है। इसी के चलते उन्होंने बाजार में लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही दुकानों पर जाकर दुकानदारों को नो मास्क नो सर्विस के बारे में जानकारी दी। बाजार में अपनी टीम को लेकर आया हूँ। सरकार की ओर से कोरोना के प्रति लोगों को बचाव हेतु जागरूक करने के लिए जो नए आदेश आए हैं कि सभी लोग कोरोना महामारी के बचाव के लिए मास्क पहने
तथा समस्त दुकानदार जब भी ग्राहकों को सामान बेचें तो मास्क पहन के बेचें तथा खाने पीने वाली चीज़ों वाले जो दुकानदार हैं मास्क पहने तथा हाथों में ग्लव्स भी पहन के रखें। बिना मास्क और बिना ग्लव्स के किसी भी ग्राहक को कोई चीज़ ना बेचें ताकि ये बीमारी के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। पुलिस की ओर से ये अभियान इसलिए चलाया गया कि ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो और अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे ताकि इस आने वाली महामारी से सबका बचाव हो सके। भले ही नगर निगम शिमला शहर के सभी वार्डों में जनता को 24 घंटे पानी की सप्लाई देने की बात कर रहा है, लेकिन निगम की परिधि के अंतर्गत आने वाले कई वार्डों में लोगों को पेयजल समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं निगम की माने तो शिमला में एक पानी की पाइपलाइन टूटने के कारण ये समस्या पेश आई है और इस पाइपलाइन को जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। शिमला शहर में जनता को 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने के लिए बजट में 270 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है ताकि लोगों को पेयजल समस्या से न जूझना पड़े। नगर निगम शिमला भले ही नई योजना पर कार्य कर रहा है, लेकिन अभी गर्मी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है। इससे पहले ही शहर के कई वार्डों में लोग पानी की समस्या से जूझने लगे हैं। लोगों को 3 से 4 दिन के बाद पानी मिल रहा है। इस बारे में जब महापौर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शिमला के स्कैंडल पॉइंट के समीप पानी की एक मुख्य पाइपलाइन टूटने की वजह से काफी लीकेज हुई, जिस वजह से कुछ दिन पानी की समस्या रही, लेकिन इसकी मुरम्मत का कार्य किया जा रहा है और इस पाइपलाइन को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने इसके अलावा पानी की कई अन्य योजनाएं भी बताई, जिससे लोगों को आने वाले समय में पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। पानी की ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी हम देखा जो हमारा रिव्यूअर है, अभी मैं जहाँ से वहाँ से पानी लिख दिया है, 18 ml पानी हमें अलग से मिला है। तो मैं समझती हूँ कि पानी की हमें ज़्यादा दिक्कत आगे आने वाली नहीं है। अभी आप इस चीज़ का बात कर रहे हैं, अभी मैंने इंस्ट्रक्शन करी थी, हाँ जो स्कैंडल पॉइंट पे है वहाँ पे एक मेन लाइन है, वहाँ का जो होल है वो टूटा हुआ है। तो अब हमने ट्रेस किया है कि जो झाट टूट वगैरह खाली नाभा जहाँ से पानी जाता है, तो उस वजह से जो वहाँ पे पानी नहीं जा रहा था। तो आपने अभी देखा होगा कि हमारे जो जल प्रबंधन निगम के जो कर्मचारी है वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये काम जो है शाम तक या कल तक पूरा हो जाएगा। आज हमारी BOD की मीटिंग है, हम वहाँ भी इस मुद्दे को मैं उठाऊंगी कि शिमला शहर को कितना पानी मिल सकता है, क्या दिक्कत। हमारे जो अधिकारी होंगे, जो इसके जो चेयरपर्सन जो चीफ सेक्रेटरी जी है, उनके सामने भी मैं इस मामले को रखूंगी कि शिमला शहर में जो है पानी रेगुलर मिलना चाहिए। और जहाँ जहाँ के लिए हमने जो कहा था कि वहाँ पे 24/7 पानी मिलना चाहिए और वो आजकल वो क्यों बंद है, तो इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। और मैं समझती हूँ कि शिमला शहर में जो इस तरह की पानी की कमी नहीं आने वाली है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के नए व खतरनाक स्ट्रेन की दस्तक हो चुकी है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सोलन की एक महिला डॉक्टर के सैंपल में UK वेरिएंट की पुष्टि हुई है। प्रदेश सरकार ने कोरोना के 525 सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे थे, जिसमें महिला डॉक्टर में नया स्ट्रेन मिला है। बता दें UK वेरिएंट का यह पहला मामला हिमाचल में रिपोर्ट हुआ है। ऐसे में IGMC के MS डॉक्टर जनकराज ने सभी लोगों से और अधिक एहतियात व सावधानी बरतने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है। सोलन जिले की एक महिला डॉक्टर में UK के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने बताया कि UK स्ट्रेन कोरोना वायरस का ही एक रूप है व इसके लक्षण भी कोरोना से ही मिलते जुलते हैं। उन्होंने बताया कि UK स्ट्रेन बहुत तेजी से फैलता है, ऐसे में सभी को और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि IGMC अस्पताल न्यू स्ट्रेन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि कोरोना महामारी को मात देने के लिए देश भर में कोविशील्ड का टीकाकरण किया जा रहा है। कोविशील्ड के 2 टीके लगाए जाते हैं ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को शरीर में बढ़ाया जा सके। टीकाकरण के बाद यह भी देखा गया है कि कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं और इस गलतफहमी में है कि अब उन्हें कोरोना नहीं होगा, लेकिन लापरवाही के ही कारण रोजाना कोरोना संक्रमितों के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। IGMC के MS डॉक्टर जनकराज ने बताया कि टीकाकरण के बाद भी यह आवश्यक है कि लोग कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करें, जिसमें मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और शारीरिक दूरी जरूरी है, तभी इस महामारी से निपटा जा सकता है। तो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन कोविड वायरस का जो अभी फैल रहा है और हमारे प्रदेश में भी इसका पहला केस आने की जो पुष्टि हुई है, ये कोरोना वायरस का ही एक रूप है और
और बीमारी पैदा करने की जो इसकी लक्षण हैं बीमारियों के, वो कोरोना वायरस जो ओरिजिनल था उससे सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मुख्य फ़र्क जो इस डबल म्यूटेंट वायरस के साथ जो है वो है कि ये बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वह समय है जब हमें दी गई एहतियात, जैसे भीड़ में ना जाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और व्यक्तिगत साफ सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखना, इन सारे नियमों को हमें सख्ती से पालन करना होगा, तो ही हम बच सकते हैं। अन्यथा ये इस वायरस की चपेट में आने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के वरंगाल में पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मत्स्य विभाग द्वारा लाखों रुपए खर्च कर बड़े बड़े भवन तो बनाए गए, लेकिन अब यह भवन वीरान पड़े हैं। कभी कभार यहाँ विभाग के इक्का दुक्का कर्मचारी तो दिखाई देते हैं, लेकिन इस कार्यालय में विभाग की क्या गतिविधि चल रही है, ये पूछे जाने पर आधिकारिक रूप से कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर बिना योजना और आवश्यकता के भवनों का निर्माण तो किया जा रहा है, जबकि इससे कमाई के कोई साधन नहीं है। ये जो भुनगार का जो भवन बना हुआ है, जब ये चमेरा डैम की जो सोसाइटियाँ बनी थी ना जी, उस टाइम 3 फिशरी अफसर की पोस्टें थी, एक राजनगर थी, एक सुंडला में थी और एक भुनगार में थी। तो इन तीनों जगह लैंडी सेंटर बनने थे, गवर्नमेंट की प्रपोजल थी तीनों जगह लैंडी सेंटर बनाने की। पर हुआ क्या कि राजनगर सोसाइटी बन गई और सुंडला में भी सोसाइटी बनी है, पर भुनगार में जो सोसाइटी बनी थी उन्होंने काम नहीं किया और वो सोसाइटी शिफ्ट हो गई पलई में। और जो ये जो भवन बना था, ये भुनगार सोसाइटी के लिए लैंडी सेंटर बना हुआ था, तो जो पलई सोसाइटी है ये उसके लिए लैंडी सेंटर यूज़ होगा, पर जो है वो आज तक उसको यूज़ नहीं किया उन्होंने। पर हम जो है इसको यूज़ करते हैं जब क्लोज सीजन होता है, जून जुलाई महीने, उस टाइम हम इसको यूज़ करते हैं। वह हमारे कर्मचारी ठहरते हैं और लीगल फिशिंग कंट्रोल का करते हैं, काम करते हैं। आने वाले टाइम में इसको हम जो है ना जी कि एक तो जो प्ले सोसाइटी है उसका लैंड सेंटर वहाँ शिफ्ट करेंगे, ताकि क्योंकि रोड हेड पे है, अगर लैंड सेंटर वहाँ होगा तो जो उनकी कैच होगी वो एक तो सेल होगी वहाँ पे, आम आदमी को उससे फ़ायदा होगा। दूसरा जो हमारा ये जो मोटर बोट ड्राइवर जिसकी पोस्टिंग राजनगर हुई है, तो क्योंकि राजनगर में पानी रहता नहीं अब ख़ास ना, तो हम जो उसी भुनगाड़ में ही उसका हेडक्वार्टर फिक्स करेंगे और वो ड्राइवर भी वहाँ रहेगा और इलीगल फिशिंग भी कंट्रोल करेगा और उस भवन का भी यूज़ हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने अपने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट में स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत 65 से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के 1000 रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार के इस फैसले से लगभग 60,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिस पर प्रदेश सरकार को 55 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनके परिवार में किसी अन्य व्यक्ति को सरकारी सेवा की पेंशन न मिल रही हो। जिला ऊना के तहत बंगाणा उपमंडल की मुच्छाली ग्राम पंचायत की महिलाओं ने प्रदेश सरकार के इस फैसले को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहतरीन कदम बताया है। जयराम जी की सरकार का, मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने महिलाओं की पेंशन 17 साल से 65 साल कर दी है। मैं 65 साल की होगी, मैं भी पेंशन की पात्र हूँ, इसलिए बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद करते हैं। हिमाचल सरकार का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, जिन्होंने 70 साल से 65 साल महिलाओं के लिए पेंशन कर 1000 रुपया पेंशन कर दी। हिमाचल सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे 70 वर्ष की आयु में 1 साल पेंशन लेते हुआ, और सरकार ने बहुत अच्छा किया कि 80 साल से घटाकर 70 साल कर दी। मैं सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। जयराम का धन्यवाद। 70 साल की उम्र से 65 साल उम्र कर दी है पेंशन के लिए, उनकी हकदार मैं भी हूँ। 65 साल की उम्र
जयराम ठाकुर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को 1500 रुपया पेंशन मिलती है और ये जो पेंशन जयराम ठाकुर की कृपा से, हमारे मुख्यमंत्री उनकी कृपा से लगाई गई है और ये मेरे जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसा करके दिखाया है। जिला मुख्यालय नाहन में भी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने की। स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एलईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना। इस बीच जिला भाजपा अध्यक्ष ने जहां लंबे समय से जुड़े पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया, वहीं सभी को स्थापना दिवस की बधाई दी। सिरमौर जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दी। जिला अध्यक्ष ने कहा कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसका सफर 2 सांसदों से शुरू हुआ और आज विश्व भर में लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 303 सांसदों वाली पार्टी बनी है। जनसंघ से लेकर आज तक का सफर भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेताओं के बलिदानों व कुर्बानियों भरा रहा है। जिला अध्यक्ष ने दावा करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएगी। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने प्रदेश की सभी नगर निगम चुनावों में भी भाजपा का परचम लहराने का दावा किया। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जन्म दिवस है। आज देश के कोटि कोटि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है, उसके कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि बधाई। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को जिसकी स्थापना हुई, जिसने सफ़र 2 सांसदों से शुरू किया और आज देश के, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में 303 सांसदों वाली पार्टी बनी है। जनसंघ से लेके आज तक का सफ़र भारतीय जनता पार्टी का अनेकों अनेक नेताओं के बलिदानों का, अनेकों अनेक नेताओं की कुर्बानियों का रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये गौरव के साथ कह सकती है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए, भारत माता को पुनः अपने गौरव को प्राप्ति के लिए आज कार्य कर रही है। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 2022 में पुनः सरकार बनाएगी जयराम जी के नेतृत्व में, हमारे जो यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय सुरेश कश्यप जी के नेतृत्व में, और जिला सिरमौर में भी हम 5 की 5 सीटों पे आने वाले समय में कब्जा करेंगे 2022 में, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास। नगर निगम सोलन में चुनाव प्रचार थमने के बाद हमीरपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष व सुजानपुर क्षेत्र के विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश के 4 नगर निगमों में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। हमीरपुर के टौणी देवी में सर्व कल्याणकारी संस्था के महिला मंडल सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश का लाभ कांग्रेस पार्टी को चुनावों में मिलने जा रहा है। राणा ने कहा कि पंजाब चुनावों की तर्ज पर प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। टौणी देवी में आयोजित सर्व कल्याणकारी संस्था के महिला मंडल सम्मान समारोह में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के महिला मंडल के सदस्यों को टेंट वितरित किए गए। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने विधायक राजेंद्र राणा को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी और केक भी काटा। कार्यक्रम का आगाज दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में संस्था के युवा विंग के अध्यक्ष व प्रदेश सोशल मीडिया सेल के चेयरमैन अभिषेक राणा, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति प्रकाश सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राणा ने मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक अनिल शर्मा के बीच हो रही बयानबाजी पर चुटकी लेते हुए कहा कि अनिल शर्मा भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं और भाजपा नेता भी उनका अपमान करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई जगहों पर भाजपा के लोग आए दिन कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले 1 साल में हजारों की संख्या में लोग भाजपा की गलत नीतियों व भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए कांग्रेस में शामिल होंगे और भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे।
इस मौके पर विधायक राणा ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक महिला मंडल को 12,000 की राशि देने के साथ साथ महिला मंडल को टेंट देने की भी घोषणा की। आज टपरे ग्राम पंचायत और बारी ग्राम पंचायत के स्वयं सहायता समूह और महिला मंडल लगभग 18 महिला मंडलों स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया है और सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के तमाम महिला मंडलों को टेंट देकर सम्मानित किया जाएगा। और वहीं पर आज हमने घोषणा करी है, पिछली बार जो हर महिला मंडल को रजिस्टर्ड महिला मंडल को जो है विधायक निधि से 10-10 हज़ार रुपये जो है वो हमने पैसे दिए थे ताकि वो जरूरत का सामान अपने लिए खरीद सकें। और हिमाचल प्रदेश में भी लोगों में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की है या दोनों सरकारों के खिलाफ जो लोगों में भारी रोष है और सरकार जो है वो लोन लेके चल रही है और काम नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। इसलिए नगर निगम के चुनावों में मुझे लगता है कि सोलन में तो सफाया है ही है, पर बाकी भी पालमपुर, मंडी और धर्मशाला में भी जो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। बिलासपुर शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत नौणी के ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होने वाले अंतिम संस्कार में महिला कर्मचारी को शमशान घाट भेजने पर भारी रोष जताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते दिन इस गांव के वार्ड नंबर 2 में एक व्यक्ति की कोविड के कारण मौत हो गई थी और स्वास्थ्य विभाग ने व्यक्ति के अंतिम संस्कार में किसी पुरुष कर्मचारी की बजाय नौणी पीएचसी से महिला कर्मचारी को भेज दिया। ग्राम पंचायत प्रधान निर्मला राजपूत का कहना है कि महिलाओं को अंतिम संस्कार प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए भविष्य में इस तरह के मामलों में पुरुष कर्मचारियों को ही भेजा जाए। वहीं जब इस बारे में एमओएच डॉक्टर परविंदर सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नौणी पीएचसी में पुरुष स्वास्थ्य कर्मचारी का पद रिक्त है, इसलिए महिला कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक बहुत ही दुखद घटना है जो मेरे गांव वार्ड में 2 में हुई है। उसमें हमारे एक बहुत ही जुझारू और युवा हमारे मिलनसार भाई साहब दिलाराम जी की कोविड से, अब मेडिकल के रिजल्ट के मुताबिक ही कोविड से उनकी डेथ हुई है। तो उसके बारे में इन्होंने मेडिकल ऑफिसरों ने जो है वहाँ पे डॉक्टर मैडम और फार्मासिस्ट है उनकी ड्यूटी लगाई थी। तो चलो वो लोग गए थे, सब कुछ था। बाकी पब्लिक में से ऐसी चलो डिमांड उठी है कि महिलाओं को भेजा गया, अगर कोई जेंट्स होता तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि महिलाओं को हमारे यहाँ पर मतलब रीति रिवाज इतना नहीं है, ना ही महिलाओं को इतनी जानकारी होती है कि वहाँ कैसे क्या किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है। अभी एक महिला हूँ, हमने कभी भी नहीं ऐसे शमशान घाट में अभी तक कुछ किया, हमें वहाँ के रीति रिवाज का कोई पता नहीं। तो पब्लिक में थोड़ा आक्रोश है भी मेडिकल के ऊपर कि यहाँ पर जब भी ऐसी कोई डेथ हो, चलो वो जो हो गया उसके ऊपर भी एक्शन लें और आने वाले टाइम में भी उसके लिए जो है कि किसी जेंट्स को ही भेजा जाए और वो जेंट्स ही, क्योंकि डेड बॉडी उठानी है, कुछ भी करना है, वो भी है, लेडीज़ के बस की बात नहीं होती है। तो क्रोश है ये। कोविड के इस पैंडेमिक के दौरान प्रैक्टिस ये है कि अगर किसी व्यक्ति की कोविड की वजह से डेथ होती है तो उस पीएचसी, जिस भी पीएचसी के वो अंडर आता है, वहाँ के एमओ को ये बोला जाता है कि आप जाके लोगों को गाइड करें कि कोविड प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करना है क्रीमेशन के दौरान। तो जहाँ तक मंडी मानवा का सवाल है, मंडी मानवा हमारा एक छोटा सा पीएचसी है जिसमें एक ही सब सेंटर है और उस सब सेंटर में जो मेल वर्कर है उसकी पोस्ट खाली है और पूरी पीएचसी में सिर्फ एक ही मेल जो कि क्लास 4 है वहाँ पे पोस्टेड है। तो इन लोगों की ड्यूटी लगी होगी, तो उसमें लेडी डॉक्टर हैं और एक वहाँ पे फार्मासिस्ट हैं और एक मेल क्लास 4 है, जिनको ये बोला गया कि आप क्रीमेशन में लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बताएं और उसका क्रीमेशन करवाएं। तो इसलिए इनकी ड्यूटी लगी होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि लेकिन अभी तक जितनी भी हमारे बिलासपुर में जो डेथ्स हुई हैं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन चूँकि ये थोड़ा अलग सा मामला आया कि उस पीएचसी में मेल मेंबर्स या मेल स्टाफ ज़्यादातर खाली पोस्टें हैं या नहीं है, तो इसके लिए हम आगे से बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि मेल मेंबर्स की ही ड्यूटी लगाई जाए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, रोहतांग दर्रा समेत ऊंची चोटियों में अप्रैल महीने में बर्फ की चादर बिछ गई है। प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के रिहायशी इलाकों के साथ ऊंची पहाड़ियों पर मंगलवार को ताज़ा बर्फबारी हुई है। वहीं राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में मौसम खराब बना हुआ है। 7 अप्रैल तक मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अंधड़ और ओलावृष्टि का
येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में ओलावृष्टि व अंधड़ का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 12 अप्रैल के बाद प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। तो अभी पूरे प्रदेश में एक एक्टिव WD है, जिसके कारण पिछले 24 घंटों में जैसे कि आपके जो हाई हिल्स हैं उनके जो क्षेत्र हैं लाहौल स्पीति में, वहाँ पे स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे आपका है ये लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, यहाँ पे बारिश रिपोर्ट की गई है। अगर मैं स्नोफॉल की बात करूँ तो जो आपके जो लाहौल स्पीति में है, गोंडला में 5 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। और जो आपकी जो रेनफॉल है किलोंग में है 9 mm रिपोर्ट की गई है और मनाली में 6 mm बारिश रिपोर्ट की गई है। इसके कारण जो ये न्यूनतम अधिकतम जो ये टेम्परेचर्स हैं ये फॉल किए हैं 2 से 3 डिग्री। और अभी आज और कल तक जो पूरे हिमाचल में बारिश मतलब मैनी टू मोस्टली प्लेसेस पे रहेगी। और 8 और 9 तारीख को कुछ एक स्थानों पे बारिश हो सकती है, पर उसके बाद मौसम मोस्टली ड्राई रहेगा आपका। और आज और कल के लिए हमने अलर्ट भी किया जारी है आपका। उसमें आपके जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं आपके बिलासपुर, मंडी, सोलन, यहाँ पे लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म विद हेल हो सकता है आज और कल में। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।